वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका क्लास 12th की केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। हम सभी लोग 12th क्लास में सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में भी हम लोग कोलाइड को पिछले कुछ वीडियोस से देख रहे हैं। कोलाइड में मैंने आपको जस्ट पिछले वीडियो में रक्षी कोलाइड के बारे में बताया था, स्वर्ण संख्या के बारे में बताया था और स्वर्ण संख्या से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, ऊर्णन मान से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। जो भी बच्चे क्रम से ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और यदि कोई बच्चा मुझे आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर देख रहा है तो उन सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को देखें। उसमें लगभग 23 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि उत्प्रेरण से रिलेटेड हैं, शुरुआत के 8 से 10 वीडियो, और उसके बाद के बचे हुए जो वीडियो हैं वो कोलाइडी निकाय से रिलेटेड हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इस वीडियो में या फिर इससे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोलाइड समाप्त हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने कोलाइड अच्छे से पढ़ा होगा वो अब बोर्ड का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए कैपेबल हैं। आप एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठा करके करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो। उत्प्रेरण और कोलाइड का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो। अब केवल हमें अधिशोषण टॉपिक को पढ़ना बकाया रह गया है। उसमें लगभग 3 से 4 वीडियोस छोटे छोटे बनेंगे और हमारा वो अधिशोषण वाला टॉपिक भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस हफ्ते में हमारा जो ये लेसन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप सभी लोगों ने इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इस लेसन से 4 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्ज़ाम में मिलना है और ये सबसे सिंपल लेसन माना जाता है अगर समझ में आ जाए तो, और अगर कोई टीचर समझा ले जाए तो। अदरवाइज़ यही टॉपिक आप कभी नहीं कर पाते। जो भी बच्चे रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए ये 4 मार्क्स एकदम ओके है। मेटलर्जी मैंने आपको सिखा दी है, उसमें से भी 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आपको पेपर में मिलना है, वो भी आपका पूरा है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन भी मैं आपको बता चुका हूँ, उससे भी 4 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इस तरह से इस हफ्ते में हमारे 3 लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब इस लेसन के बाद हमें कौन सा लेसन स्टार्ट करना चाहिए, इसको आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखें कि हमें कौन सा लेसन स्टार्ट करना चाहिए। तो उसकी एक अग्रिम तैयारी हम लोग पहले से कर लेंगे, जिससे आप सभी लोगों को उसकी बेसिक्स की जो जो ज़रूरत होगी वो सारी ज़रूरतें इस हफ्ते में आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से बताता चलूँगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कितनी पढ़ के रखनी है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। तो ये तो थी हमारी एडवांस प्लानिंग की और प्रीवियस वीडियो की। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत छोटे से और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है पायस, या जिसको हम बोलते हैं इमल्शन। देखो, बोर्ड एग्ज़ाम में इसके लगभग 6 तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले हम उन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं, उसके बाद ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है पायस या इमल्शन क्या होते हैं। उसी के आगे क्वेश्चन बढ़ा के अगर पूछेगा तो पूछेगा पायस इमल्शन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पायसी कारक क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दूध किस तरह का पायस है, या फिर कोल्ड क्रीम किस तरह का पायस है, मक्खन किस तरह का पायस है, और कॉड लीवर ऑयल किस तरह का पायस है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पायसी कारक का उदाहरण होता है साबुन और डिटर्जेंट। तो आपसे पायसी कारक गुण को एक्सप्लेन करने के लिए साबुन अथवा डिटर्जेंट की निर्मलन प्रक्रिया को भी पूछ सकता है। वो भी इसी टॉपिक के अंतर्गत ही आने वाला पोर्शन है, मगर उसको हम अपने पिछले वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। आप सभी लोग ने टॉपिक पढ़ा होगा संगुणित कोलाइड का, एसोसिएटेड कोलाइड का, जिसमें हम लोगों ने मिसेल को सीखा था कि जो साबुन होते हैं या डिटर्जेंट्स होते हैं
वो मिसेल का निर्माण करते हैं, तो वो टॉपिक भी यहीं से रिलेटेड है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद वो मिसेल वाला टॉपिक एक बार ज़रूरी से पढ़ लीजिएगा, तो आपके बोर्ड के जितने भी तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं पायस या इमल्शन क्या होता है। देखो, आप सभी को पता है कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को अगर मिलाया जाए तो कोलाइडी निकाय बनना तय है। आपको ये भी बताया था हमने शुरुआत में कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की हम भौतिक अवस्थाएं अगर बदल दें तो कुल 8 तरह के कोलाइडी निकाय हम लोगों को प्राप्त होते हैं। उन्हीं 8 तरह के कोलाइडी निकायों में से एक निकाय का नाम है पायस। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसे कोलाइडी विलयन या वे कोलाइडी विलयन जिनका निर्माण द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था एवं द्रव परिक्षेपण माध्यम के मिलने से होता है उसे हम पायस कहते हैं। या फिर हम इसकी परिभाषा को क्या लिखते हैं कि जब कोलाइडी निकाय या वे कोलाइडी निकाय से लिखो, वे कोलाइडी निकाय जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। उन्हें पायस या इमल्शन कहते हैं। इमल्शन कहते हैं। देखो, परिभाषा लिखने का अपना अपना तरीका होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग टीचर्स परिभाषाओं की भाषा को थोड़ा बदल सकते हैं। उसको लेकर के आपको ज़्यादा भ्रमित नहीं होना है। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब एक द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था किसी अन्य द्रव परिक्षेपण माध्यम में वितरित होती है तो जिस कोलाइडी निकाय का निर्माण होता है उसे हम पायस या इमल्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी सही है। तो डेफिनेशन आपको अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। केवल इतना सा याद रखिए कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अगर दोनों द्रव हैं और दोनों को हम मिला रहे हैं तो जो मिलने के बाद बनेगा उसे हम बोलते हैं पायस। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि जिन दो द्रवों को हम मिला रहे हैं वो परस्पर मिश्रणीय द्रव नहीं होना चाहिए। जैसे थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि एथिल अल्कोहल है और दूसरा ले लें जल, तो एथिल अल्कोहल भी लिक्विड है, जल भी लिक्विड है। एथिल अल्कोहल और जल को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो तो मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें समांगी विलयन मिलेगा। और आपको पता है कि कोलाइडी विलयन तो विसमांगी होते हैं। तो हमें दो द्रवों को मिलाना ज़रूर है, मगर वो दो द्रव परस्पर कैसे होने चाहिए? अमिश्रणीय होने चाहिए, परस्पर न मिलने वाले होना चाहिए। और अगर न मिलने वाले द्रवों को अगर हम ज़बरदस्ती मिलाते हैं, किसी तरह से मिलाते हैं, तो जो आउटपुट फाइनली हमको मिलता है उस निकाय को हम बोलते हैं पायस, या जिसको हम बोलते हैं इमल्शन। अब जो पायस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है पायस के प्रकार, टाइप ऑफ इमल्शन दो प्रकार के होते हैं। जल में तेल, मतलब जल ढेर सारा है और तेल थोड़ा सा है, इसको हम बोलते हैं जलीय प्रकार के पायस। इसको क्या बोलते हैं? जलीय पायस, एक्वस इमल्शन बोलते हैं, जलीय पायस। आप बोले जलीय पायस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे इसमें जल एक लिक्विड है, वो ज़्यादा है, परिक्षेपण माध्यम क्या है? जल है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है? तेल है। अगर परिक्षिप्त प्रावस्था तेल है और परिक्षेपण माध्यम अगर जल है तो इनके मिलने से जो हमारा पायस बनता है उसको बोलते हैं जलीय पायस, इसको हम बोलते हैं
जल में तेल, ऑयल इन वाटर टाइप के इमल्शन या पायस। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है दूध। याद रखिएगा दूध किस तरह का पायस है, तो याद रखिएगा दूध जो है वो जल में तेल या O/W, ये O/W का मतलब होता है ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, जल में तेल प्रकार का पायस होता है दूध। इसमें होता क्या है कि जो हमारी द्रव वसा है, देखो जो हमारा क्या होता है द्रव वसा, ये क्या होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। द्रव वसा जो है वह वितरित हो रहता है, किस क्या रहता है वितरित रहता है। कहाँ वितरित रहता है, जल में। और ये जल क्या है परिक्षेपण माध्यम है। क्या है परिक्षेपण माध्यम। तो आपसे पूछा जाता है दूध किस तरह का पायस है, तो आपको याद रखना है O/W प्रकार का पायस है, ऑयल इन वाटर टाइप का पायस है, जल में तेल प्रकार का पायस है। और जल में तेल प्रकार के पायस का मतलब हुआ कि दूध में जो वसा है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली वसा है, और वो जो वसा है वो पानी में वितरित रहती है, जल में वितरित रहती है। तो जल हमारा परिक्षेपण माध्यम है और जो द्रव वसा है वो परिक्षिप्त प्रावस्था है, और इनके वितरण से जो फाइनली हमें आउटपुट मिलता है वो कहलाता है दूध, और दूध एक प्रकार का पायस है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा हम देखते हैं तेल में जल प्रकार का पायस, वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल ढेर सारा है और वाटर कम है, मतलब परिक्षेपण माध्यम क्या है ऑयल है और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है वाटर है। तो हम इसको बोलते हैं तेल में जल प्रकार का पायस। तेल में जल प्रकार के पायस के हमारे पास 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, और तीनों आने वाले एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं बट मैं उन एग्जाम्पल्स पर फोकस कर रहा हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। पहला होता है कॉड लिवर ऑयल, ये W/O प्रकार का पायस होता है। दूसरा इसका उदाहरण है मक्खन, ये भी इसी तरह का पायस है। और तीसरा होता है कोल्ड क्रीम, ये भी इसी प्रकार का पायस है। इसमें जल थोड़ा सा है और ढेर सारा फैट रहता है, वसा रहता है, वो एक दूसरे में मिक्सअप होने के बाद फाइनली जो हमको आउटपुट मिलता है वह क्या कहलाता है पायस। क्लियर हो गया होगा। तो ये पायस के प्रकार हैं। अब बात आती है हम पायस बनाते कैसे हैं। तो आप सभी लोगों ने पायस बनाने के लिए तो बात छोड़ो, आप थोड़ा सा एक व्यवहारिक उदाहरण पर चलो। देखो आप सभी लोगों ने घरों में देखा होगा, घर जब बनते हैं, नए घर बनते हैं तो उस पर हम लोग पुट्टी कराते हैं, फिर हम उस पर क्या कराते हैं इमल्शन कराते हैं। सुना होगा इमल्शन करा रहे हैं, मतलब पेंट कराते हैं, उसको हम इमल्शन बोलते हैं जनरली, सुना होगा इमल्शन कराना है। तो आप जाते हो पेंट की दुकान पर और पेंट की दुकान पर कहते हो कि हमें ये वाला कलर चाहिए गुलाबी सा, तो उसके पास गुलाबी कलर नहीं होता है, वो बनाता है गुलाबी कलर। कैसे बनाता है कि हमारे पास लाल कलर है, उसमें सफ़ेद कलर मिलाएंगे या कुछ और कलर मिलाएंगे, 1-2-3 कलर मिलाएंगे और मिला करके एक नया कलर बना करके दे देंगे और कहेंगे लो ये आपका जो आपको कलर चाहिए था ये वो कलर है। तो वो कलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक मशीन यूज़ करते हैं। वो मशीन होती है जैसे मट्ठा बनाने वाली मशीन होती है ना, घूमती है, ऐसे बहुत तेज़ घूमने वाली एक मशीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं दुकान वाले जिनको पेंट बनाना होता है, इमल्शन बनाना होता है, मतलब 2-3 कलर को मिलाना होता है, तो वो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर का यूज़ करते हैं। तो देखो 2 लिक्विड हमें मिलाने हैं, अगर वो 2 लिक्विड मिल जाते आसानी से तब तो कोई बात ही नहीं थी, फिर तो वो समांगी विलयन बन जाता। हमें 2 लिक्विड मिलाने हैं और 2 लिक्विड ऐसे मिलाने हैं जो मिलते नहीं हैं, जो परस्पर अमिश्रणीय हैं, उन लिक्विड्स को मिलाना है। इसलिए हमें एक ऐसी मशीन यूज़ करना पड़ेगी कि दोनों लिक्विड्स को आप उनमें डालो और फिर उस मशीन से तेज़ी से घुमा दो तो वो लिक्विड आपस में एक दूसरे से मिक्सअप हो जाएंगे और कोलाइडी पायस का निर्माण कर लेंगे, कोलाइडी निकाय का निर्माण कर लेंगे, जिसका हम बोलते हैं पायस। तो पायस बनाने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन का मतलब है बहुत तेज़ घूमने वाली मशीन, जो 2 लिक्विड्स जो परस्पर अमिश्रणीय हैं उनमें जब ये मशीन घूमती है तो वो लिक्विड आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज़ होती है कि 2 लिक्विड मिलना नहीं चाहते हैं, मिश्रित नहीं होते हैं, फिर भी हम उनको मिश्रित करना चाहते हैं। तो मिश्रित करने के लिए हम एक बीच में एक ऐसा पदार्थ डाल देते हैं जो 2 लिक्विड्स को बांधने का काम करता है, 2 लिक्विड्स को जोड़ने का काम करता है। वो 2 लिक्विड जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, जैसे पानी है और तेल है,
ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है। आप देखो कि इन दोनों को मिलाओगे तो ये मिलते नहीं हैं, मगर यदि हम बीच में साबुन लगा दें तो साबुन तेल और पानी को मिक्सअप कर देता है। आप आजमा के देखना, आप तेल लो और पानी लो, पानी में थोड़ा सा तेल डालना तो वो मिलेगा नहीं। फिर आपका क्या करो, थोड़ा सा डिटर्जेंट लो और उस पानी में डाल दो और अच्छा तेज़ी से हिला दो, तो आप क्या देखोगे कि वो जो तेल है वो पानी में थोड़ा सा मिक्सअप सा होने लगेगा। तो इसका मतलब साबुन ने तेल और जल, दो लिक्विड्स को जोड़ने का काम किया, मतलब पायस को बनाने का काम किया, पायस का निर्माण आसान कर दिया। इसलिए हम तेल और जल को मिक्स करने वाले या उनको स्थायित्व प्रदान करने वाले या पायस का निर्माण करने वाले पदार्थ को हम बोलते हैं पायसी कारक, इमल्सीफाइंग एजेंट्स बोलते हैं। तो इमल्सीफाइंग एजेंट्स का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या होता है, साबुन और डिटर्जेंट। साबुन और डिटर्जेंट करते क्या हैं कि तेल या कहें तो कार्बनिक पदार्थ और जल, इनको मिक्सअप करने का काम करते हैं, पायस बनाने का काम करते हैं। तो साबुन एक पायसी कारक है, डिटर्जेंट ये भी एक पायसी कारक है, ये पायस बनाते हैं। साथ ही साथ पृष्ठ तनाव भी कम करते हैं जल का, जिसकी वजह से ये कपड़ों पर लगी हुई मैल को आसानी से साफ़ कर ले जाते हैं। और साबुन जब कपड़ों पर लगे हुए मैल या गंदगी को साफ़ करता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं साबुन की या डिटर्जेंट की निर्मलन प्रक्रिया, जिसको हम अपने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। साबुन की निर्मलन प्रक्रिया कैसे होती है ये आप उस वीडियो से देखने के बाद यहाँ जोड़ लीजिएगा अगर चाहें तो। अदरवाइज़ हमें केवल ये सिखाना था पायसी कारक क्या होते हैं। तो आप बोलोगे दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों के मिलने से पायस बनता है। दो परस्पर अमिश्रणीय द्रवों को मिलाने में जो स्थायी कारक पदार्थ मिलाया जाता है, जो उन द्रवों को जोड़ने का काम करता है, पायस बनाने का काम करता है, उन पदार्थों को हम बोलते हैं पायसी कारक। और पायसी कारक के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं साबुन और डिटर्जेंट। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जितने भी तरह के क्वेश्चंस थे वो पायस से रिलेटेड आपको आने लगे होंगे। तो यहाँ पर हमारा पायस का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम एक फ्रेश वीडियो में बात करेंगे कि कोलाइडों के अनुप्रयोग क्या हैं, दैनिक जीवन में कोलाइडों के अनुप्रयोग क्या हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से भी बोर्ड में जितने भी बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से भी पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी या संभावना होती है। तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजा करिए, लाइक कमेंट कीजिए। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।